Good evening, student. Today we'll start Chapter 9 Metals and Metallurgy. Substances are classified as pure substances and mixture. We also know that pure substances can either be elements or compounds. Elements combine with each other to form all the material found around us. Element can be further classified into metals and non-metals, but it is easy to distinguish between metal and non-metals. Is it easy? हमने देखा है कि सब्सटेंस का हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और एलिमेंट हो सकते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ कंपाउंड। बट एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और एलिमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है मेटल और नॉन मेटल में। इज़ इट ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल? क्या हम आसानी से मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इस चैप्टर में हम लोग इसी का स्टडी करेंगे। नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी हैव ऑलरेडी read about the physical properties of metal in previous classes. We know that metal have luster. They can be beaten into thin sheet foils or can be drawn into thin wire. Metals are conductors of heat and electricity, and they are sonorous and have very high temperature melting point, high melting point. These properties you have studied in class 9th, that metals have luster. मेटल को एक शाइन होता है। मेटल्स आर malleable and ductile. उनके छोटे मतलब थीन शीट या पतरा बन सकता है और वायर भी पतला निकल सकता है मेटल में से। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मेटल, दो मेटल को आप एक साथ स्ट्राइक करोगे तो उनमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स आर सोनोरस and they have very high melting point, definitely, because generally metal exists in solid state, hence they have very high melting point. Now one activity is given, you have to collect some samples of the metals. आपको कुछ मेटल के सैम्पल्स को कलेक्ट करना है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, और फिर आपको देखना है कि उनमें क्या लश्चर होता है। डेफिनेटली मेटल्स हैव लश्चर, उनके ऊपर में एक शाइनिंग होता ही होता है। कैन ऑल मेटल बिटन इनटू थिन शीट और फाइल? यस, ऑल मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट एंड फाइल। तो हमने देखा कि दिस टू प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इन मेटल। सब इसमें आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको सेम नहीं मिलेगी। द वायर इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि फ्रीज है या फिर आपका मिक्सर है, ये जो अप्लायंसेस है, बहुत सारे और अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो, डेफिनेटली वॉशिंग मशीन। तो इनमें जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है वो उस वायर कौन से मेटल की बनी हुई रहती है? प्लास्टिक के कोटिंग के अंदर वाली जो वायर होती है वो तो कॉपर की होती है। विच मेटल इज़ यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग? हाउस होल्ड वायरिंग में आप कौन सा वायर मेटल यूज़ करते हो? कॉपर वायर। देन विच मेटल इज़ यूज टू मेक हाई टेंशन वायर? आपके घर के सामने से इलेक्ट्रिक पोल से वो जो हाई टेंशन वायर जाती है बड़ी बड़ी, जिससे आपके घर में बिजली आती है, वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम वायर हो सकते हैं, कॉपर वायर हो सकते हैं। आजकल कॉपर तो नहीं बनते तो एल्यूमिनियम वायर दे यूज़। विच मेटल आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स? आपके घर के बर्तन कौन से मतलब कौन से मेटल से बने हुए? पीतल के हैं या तांबे के हैं या स्टील के हैं? किसके बने हुए, कौन सा मेटल उसमें यूज़ हुआ है, ये आप मुझे बताओगे। वी फाइंड दैट स्पेसिफिक मेटल यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। किसी एक मेटल का यूज़ जो है ना एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही किया जाता है। सेम मेटल टू सॉल्व, हम लोग एक ही बर्तन को लेके सारे हमारे किचन के काम नहीं निपटा सकते हैं। उसी तरह से एक ही मेटल से हम सारे काम नहीं कर सकते। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट देयर मे बी मोर देन वन रीज़न फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर मेटल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। हम लोग यदि सिल्वर और गोल्ड दोनों भी कैसे हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसको हम सिल्वर या गोल्ड के वायर को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो बहुत क्या है, कॉस्टली है
हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सिल्वर या गोल्ड का वायर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करना इंडिया जैसी कंट्री में, तो हम उसको नहीं यूज़ करते। मतलब पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही स्पेसिफिक मेटल क्या होता है, यूज़ होता है। वी नो दैट मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, उनसे पतरे बनते हैं, पतले पतले, या वायर्स बनती है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्रोड्यूस sonorous sound. These are the properties of metals, but some of these characteristics are also found in some non-metal. Diamond, allotrope of carbon, has a shine. आप सब ने डायमंड देखा है, उसके ऊपर एक शाइनिंग रहता है, और ये कैसा है, थर्मल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। देन अनदर allotrope ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल के अंदर रहता है ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट रॉड यूज़ करते हैं। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट हैज़ अ शाइनी क्रिस्टल। आयोडीन जो है इसके ऊपर भी मेटल के जैसा शाइनिंग रहता है, जबकि वो नॉन मेटल है। तो हम लोग यदि मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो हम यहाँ गलती कर देंगे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो मेटल में होती है वही नॉन मेटल में भी होती है। तो फिर हम मेटल को और नॉन मेटल को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसलिए हमें पढ़नी पड़ेंगी पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। We have seen that there are many similarities but also some differences in the physical properties of metal. Do you think that we will see something similar in the chemical properties of metal? We learn a little more about the reactivity of metals by looking at their historical development. Through this study, we try to understand for how long human beings have been using metal and their ease of availability. हमने देखा कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस भी है। तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलैरिटीज़ होती है? यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग्स को ये मेटल्स कितने सालों से पता है। आप देखोगे गोल्ड तो 6000 BC बिफोर क्रिस्ट लोगों को, मतलब ह्यूमन बीइंग को इसके बारे में पता था। तो ईयर दे हैव गिवन बिफोर क्रिस्ट मतलब बहुत पहले। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इस तरह से क्या हो गया कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, या मेटल के बारे में लोगों को बहुत पहले से ही पता था। इन some नेम ऑफ सम एलिमेंट्स एंड दे आर ऑब्टेन इन विच ईयर और इन विच पीरियड इट इज़ गिवन। अवेलेबिलिटी इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो गिवन। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है आपका मेटल एल्यूमिनियम, और सबसे कम है गोल्ड। Because of differences in the chemical properties of metal, the era when humans were able to obtain them in pure form is also different. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होने की वजह से उनके मतलब वो ह्यूमन बीइंग ने उनकी जो डिस्कवरी की प्योर फॉर्म में वो मिला, वो अलग अलग पीरियड में हमें मिला है। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम 7th 8th और 9th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। कैन यू टेल वाई कॉपर इज डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ऐड जिंक पीसेस टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट जिंक इज नॉट डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ऐड कॉपर टर्निंग्स टू कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर के बाद आता है। Means zinc is more reactive than copper, hence it displaces copper from copper sulfate solution, whereas copper is less reactive than zinc, hence it cannot displace zinc from zinc sulfate solution. Now what you have to do, इस चीज़ को हमें समझने के लिए activity is given to you. You have to prepare a solution of 2 gram of copper sulfate in 100 ml water. 100 ml वाटर आपको लेना है और उसमें 2 ग्राम क्या करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे। अब अलग अलग बीकर में आपको अलग अलग सॉल्यूशन को ऐड करना है। ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड टेक 6 टेस्ट ट्यूब। आपको 6 टेस्ट ट्यूब इसके लिए रखेंगे, उसको आप नाम दोगे ABCDENF। इन टेस्ट ट्यूब A एंड B ईच टेक 5 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ए में और बी में आप क्या करोगे,
5 ml कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लोगे। इन टेस्ट ट्यूब C एंड D 5 ml जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लोगे एंड E एंड F 5 ml आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लोगे एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, ए बी में आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, सी डी में आपको 5 ml जिंक सल्फेट लेना है और ई एंड एफ में आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो नमक। इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी 2-3 नेल्स या ऑलपिन्स आपको ऐड करना है। बी में आपको जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करना है, बी में आपने जिंक सल्फेट लिया है। सी में आप कॉपर टर्निंग्स ऐड करोगे जिसमें आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। डी में आप मैग्नीशियम रिबन को ऐड करोगे और ई एंड एफ में अगेन जिंक ग्रैन्यूल। ठीक, ऑब्जर्व ऑल द टेस्ट ट्यूब आफ्टर 5 मिनट। We find that in test tube A, iron is displacing copper from copper sulfate solution. वो जो ऑलपिन था उसके ऊपर ना एक रेड कलर का कोटिंग फॉर्म होता है, तो इसका मतलब है कि आयरन ने क्या किया, कॉपर में सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। इन टेस्ट ट्यूब बी जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक ग्रैन्यूल ने भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। इन टेस्ट ट्यूब बी मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग जिंक। मैग्नीशियम में जिंक को डिस्प्लेस किया फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। Whereas in test tube C, copper is not displacing zinc. C टेस्ट ट्यूब में कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया। F में जिंक इज नॉट डिस्प्लेसिंग सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। The metal that displaces another metal from its salt solution is called more reactive metal. ऐसा मेटल जो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन को उसमें से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, more reactive metal. The series obtained when we place metal in descending order of reactivity is known as reactivity series. Reactivity series is given to you. Now you see zinc is more reactive, decreasing order it is given first. तो कॉपर जो है सबसे नीचे है, यहाँ लिस्ट रिएक्टिव आएंगे। ये पहले वाला जो है लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि जिंक ग्रैन्यूल में से मैग्नीशियम, सी द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए इन्होंने डिस्प्लेस किए, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया या कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन। जो मोर रिएक्टिव है दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकेगा। जिसके पास ज़्यादा ताकत है ना, वो कम ताकत वाले को आसानी से उठा के बाहर कर देगा, और जिसमें कम ताकत है बेचारा मोटे ढट्टे कट्टे इंसान को क्या कर सकेगा, डर के मारे चुप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर रहा है, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लैटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और प्लैटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे आखिरी वाला आपका है प्लैटिनम। इट शोज दैट आयरन बीइंग हाइयर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर सल्फेट। आयरन सिल्वर से कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन से, सिल्वर साल्ट सॉल्यूशन, सिल्वर साल्ट सॉल्यूशन से वो क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। बट सिल्वर में वो ताकत नहीं है, सिल्वर बेचारा कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स आयरन साल्ट सॉल्यूशन। द मेटल दैट ऑकर अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है
वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं डाइल्यूट एसिड में से। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Now if we compare the metals seen in the reactivity series when they were obtained in the pure form, we realize that most reactive metals such as sodium, potassium, calcium were obtained in pure form only about 200 years ago, whereas less reactive metals such as gold were known even in times of ancient civilization. ये जो मेटल हमने देखे सोडियम है या पोटेशियम है कैल्शियम है, ये प्योर फॉर्म में हमें मिलते थे 200 साल पहले। और लेस रिएक्टिव मेटल जो कि आपके गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल हम बोल सकते हैं, ये एंशियंट सिविलाइजेशन में भी थे। द रीज़न दिस मेटल वेयर यूज दैट दे आर फाउंड इन एलिमेंटल और प्योर फॉर्म इन नेचर। गोल्ड या सिल्वर कैसे हैं, आपको एलिमेंटल या प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्योर आयरन फ्रॉम इट्स ओर एंड दिस कुड हैपन ओनली आफ्टर कोल एंड कोक रिप्लेस वुड एज अ फ्यूल। आपको यदि प्योर आयरन को लाना है तो उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत सारा कोक या वुड लगेगा, फ्यूल लगेगा, उतना टेम्परेचर मेंटेन होगा। This is why even though iron is abundantly available in earth crust, it was obtained in pure form only about 3500 years ago. आयरन आज के डेट में कंबाइन फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। 3500 ईयर्स एगो वो प्योर फॉर्म में मिलता था। मर्क्यूरी, जिंक एंड टीन कैन बी ऑब्टेन सिंपली बाय हीटिंग देयर ओर्स। मर्क्यूरी, जिंक या टीन को उसके ओर्स फॉर्म, जो भी ओर्स मिलते हैं उनको हीट करोगे तो उसमें से आपको ये प्योर मेटल मिल जाते हैं। मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम विच आर अबव आयरन ऑकर एज अ कंपाउंड एंड दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय केमिकल मेथड। सोडियम और पोटेशियम को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं केमिकल मेथड से। अब केमिकल प्रॉपर्टी दी है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। ये सारे मेटल यदि हम जलाते हैं तो क्या होगा। द मोर रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर में आपको दिख रहे हैं, तीनों मेटल क्या हो जाएंगे, तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। When kept in open, the quickly react with oxygen present in air to give oxides, और वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। जैसे कि सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म ट्वाइस Na2O, सोडियम ऑक्साइड। दे आर केप्ट अंडर केरोसिन, और इसीलिए उनको केरोसिन यानी मिट्टी तेल के नीचे रखता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, उसके ऑक्साइड्स। और ये जो ऑक्साइड्स है सोडियम और पोटेशियम के, ये डिज़ोल्व होते हैं पानी में तो हमें क्या मिलता है, अल्कली। अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कलीज। पोटेशियम के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन होगा जैसे सोडियम के साथ हो रहा है। पोटेशियम का सिंबल है K। We know that some relatively less reactive metal, magnesium, reacts slowly with oxygen present in air but burn rapidly with white flame when heated. मैग्नीशियम वैसे खुला रख दो ना तो ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है, बट आप उसको बर्न करोगे ना तो वो तुरंत जलता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। आप दिवाली में जो क्या बोलते लेस लाते हो या उसके साथ पेंसिल भी लाते हो तो उसको आप जलाते हो तो वाइट कलर का बारूद, वो पाउडर फॉर्म होता है, वाइट कलर का पाउडर, दैट इज़ मैग्नीशियम वायर। वो मैग्नीशियम पेंसिल होता है। उसको आप खुला रखोगे तो वो बहुत स्लो रिएक्ट होगा, बट जैसे ही जलाओगे उसको तो तुरंत वो फ्लेम क्या हो जाएगा, जल जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम इट इज़ यूजफुल इन फायर क्रैकर, और इसीलिए मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं किसमें, पटाखों में।
द ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के समय जो वाइट कलर का धुआं निकलता है ना, वो आँख के लिए अच्छा नहीं होता है। टेक a 3-4 inch long piece of magnesium ribbon. If there is a white layer on the ribbon, then soak it in dilute hydrochloric acid to remove the layer of magnesium oxide. अब आपने खुला रख दिया है, धीरे धीरे रिएक्शन होकर उसमें वाइट लेयर फॉर्म हो गया, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़े से टाइम के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डीप करना पड़ेगा, और उसके बाद निकाल लो तो वो लेयर क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिमूव हो जाएगी। Then you do not soak the ribbon in acid for very long time. Magnesium will also start reacting with acid. और ज़्यादा समय तक आप उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको नहीं रखोगे, अदरवाइज वो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। देन केयरफुली ब्लॉट द रिबन विथ फिल्टर पेपर, फिर उसको आप क्या करोगे, एकदम ड्राई करोगे फिल्टर पेपर की मदद से, और फिर उसको हीट करोगे स्पिरिट लैम्प के ऊपर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या मिल सकता है आपको देखने को? What do you think? What you will observe? Let's see. Place a moist litmus paper near the white smoke on burning the ribbon and test its nature. The white smoke is of magnesium oxide. जो white smoke यानी white कलर का धुआं निकल रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, और वो कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको देखना है। एसिडिक है तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एसिडिक, और रेड लिटमस टर्न्स ब्लू होता है आपका बेसिक। जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू गिव देयर ऑक्साइड। इस तरह से जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, उसी तरह से जिंक, लेड और एल्यूमिनियम ये मेटल भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्साइड्स। And that are deposited as a thin layer on the surface of the metal, और मेटल सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर रहे थे। वंस द लेयर इज फॉर्म इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। Twice Zn plus O2 gives us twice ZnO, 4Al plus thrice O2 gives us twice Al2O3. Aluminium question is asked in exam. This is the answer, Al2O3, aluminium. Then balance chemical equation. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ देम सच एज जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, मीन्स ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, बेस के साथ भी एसिड के साथ भी। तो यहाँ पे आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड मिल रहा है, LCl3। H2 कॉपर डज नॉट अंडरगो कंबशन बट ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है बट उसमें कंबशन नहीं होता है, जलता नहीं है वो, बट वो कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है। सिल्वर, गोल्ड मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर। वाई डू मेटल लूज देयर लस्टर व्हेन लेफ्ट ओपन इन। अब वो मेटल जब आप ओपन रखोगे एयर में तो वो अपना लस्टर क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो ऐसे क्यों होता है, मेटल यदि क्या हो जाएंगे, एयर में ओपन रखोगे तो व्हाट विल हैपन, दे बिकम डल और लूज देयर शाइन। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड। अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म ओवर द मेटल एंड दे बिकम डल और दे लूज देयर लस्टर। ये आंसर आप अपने से लिखोगे। ऑल मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और बर्न्ट इन एयर फॉर्म ऑक्साइड। वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। पहली तो बात है कि गोल्ड और सिल्वर आपको फ्री फॉर्म में मिल रहे हैं, फ्री स्टेट इन नेचर। देन दे आर लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आखिरी में है। सेकेंड पॉइंट, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। एंड थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर एंड एनी अदर केमिकल। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, दे ऑब्टेन इन फ्री स्टेट इन नेचर। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, दे
are least reactive. Third point, they do not react with water, air and other chemical, hence they are used in making ornaments and jewelry. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेड के लिए लिखोगे ट्वाइस Pb प्लस O2 gives us twice PbO, then magnesium twice Mg plus O2 gives us twice MgO, aluminium 4Al plus thrice O2 gives us Al twice Al2O3. तो दिखाई हुआ है। इस तरह से तीनों क्वेश्चंस के आंसर यू राइट डाउन इन योर केमिस्ट्री कॉपी एंड रीड द चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू।